क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि चार पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है इससे जो दो लाइन बनेगा उसके बीच का एंगल निकालना है, ए बी और सी डी के बीच का। हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर है। अगर हम ए बी वेक्टर निकालें तो हमारा ए बी वेक्टर यहाँ से क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये हमारा ए बी वेक्टर जो आएगा वो हो जाएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अगर हम लोग सी डी वेक्टर निकालें तो पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप, माइनस पॉइंट डी का सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये आ जाएगा हमारा माइनस 2i कैप माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप। 4k कैप हमको ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बाय वेक्टर ए बी का मॉड इंटू वेक्टर सी डी का मॉड। ए बी डॉट सी डी यहाँ से निकालेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 4 हमारा माइनस 32 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। वेक्टर ए बी का मॉडुलस जो आएगा वो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस 38 बाय रूट अंडर 18 इंटू रूट अंडर 84। यहाँ से हमारा cos थीटा इक्वल्स टू ये आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस 38 बाय रूट अंडर 18 इंटू रूट अंडर 84। अब यहाँ हमको कह रहा है ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं, ये चेक करना है। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होता है अगर वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी हो जाए। तो यहाँ ए बी वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर कोलिनियर इफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाए लेमडा इंटू सी डी वेक्टर। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे ए बी वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू लेमडा इंटू ये हो जाएगा सी डी वेक्टर हमारा माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप। मतलब यहाँ से हमारा आना चाहिए 1 इक्वल्स टू माइनस 2 लेमडा, 4 इक्वल्स टू माइनस 8 लेमडा, माइनस 1 इक्वल्स टू 4 लेमडा।
यहाँ से हमारा लेमडा इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू -1/4 हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर लेमडा इंटू वेक्टर सी डी नहीं लिख सकते हैं। लेमडा डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई लेमडा नहीं है कि हम लोग वेक्टर ए बी बराबर लेमडा इंटू वेक्टर सी डी लिख सकें। इसका मतलब होगा कि वेक्टर ए बी एंड सी डी वेक्टर आर नॉट कॉलिनियर, ये वेक्टर कॉलिनियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करना है, इतना इक्वल्स टू ये। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे LHS में बाय C1 टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो ये हमारा LHS जो होगा वो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, LHS इक्वल्स टू, इस तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा C। यहाँ पे -C, A प्लस B प्लस C, ये -A -B A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, C2 से C2 माइनस C1 कर देते हैं, एंड C3 से हम लोग C3 माइनस C1 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट A B C, यहाँ से हो जाएगा -A -C, यहाँ पे बच जाएगा हमारा A प्लस C, यहाँ पे -A -C, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -A -B, यहाँ पे बच जाएगा हमारा -A -B, और यहाँ से हमारा बच जाएगा A प्लस B। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 2 से A प्लस C और कॉलम 3 से A प्लस B कॉमन निकाल लेते हैं। तो LHS इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, LHS जो है ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ये A प्लस C इंटू A प्लस B इंटू A B C, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे -1, ये -1, ये -1 और यहाँ पे होगा 1। अब हम लोग क्या करते हैं, बाय R2 प्लस R1 कर देते हैं, एंड R3 टू R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा LHS इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस C इंटू A प्लस B इंटू A -1, ये हो जाएगा हमारा A प्लस B 0 -2 C माइनस A, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस C इंटू A प्लस B, और ये आएगा -2A -2B माइनस प्लस 2C -2A।
यहाँ से आ जाएगा हमारा -2a - 2b माइनस माइनस प्लस 2c - 2a, तो -2a - 2a। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कहीं पे मिस्टेक हो गया है। क्या है? -a - c माइनस c1 + c2 + c3 ये आ गया हमारा। उसके बाद c2 - c1 कर रहे हैं तो -a - c b + c a माइनस -a - c -a - b -a - b a + b। यहाँ से a + c और a + b कॉमन हो गया तो -1 1 -1 a + b कॉमन हो गया -1 -1 1। यहाँ पे R2 से R2 + 1 कर रहे हैं, ये हो गया हमारा a + b 0 -2, और ये आ जाएगा हमारा c - R3 2 R3 - 1 c - a 0, सॉरी यहाँ पे हमारा ये 2 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये होगा हमारा 2a + 2b 2a + 2b + 2c - 2a। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ से a + c, यहाँ से 2 अगर हम बाहर निकाल लें 2 × a + c × a + b × b + c, ये हमारा RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दिया हुआ है और हमको d2y/dt² निकालना है, t = π/4 पे, और dy/dx² भी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो dx/dt ये हमारा आ जाएगा cos t का डिफ्रेंशिएशन -sin t, और इसमें हम लोग चेन रूल लगाते हैं तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/10t/2 इंटू 10t/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² t/2, और t/2 का हो जाएगा 1/2। ये आ गया हमारा। यहाँ से अगर dy/dx dy/dt निकालें, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt जो होगा हमारा वो आ जाएगा cos t। ये आ गया हमारा। अगर हम लोग क्या करें, dy/dx निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -sin t प्लस 1/, इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, 10t/2 को cos t/2 बाय sin t/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1/2 cos² t/2। cos t/2 यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -sin t प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2। ये हो जाएगा हमारा -sin t प्लस 1/sin t 1/sin t। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 - sin² t/sin t, ये हमारा आ जाएगा cos² t/sin t। ये हमारा आ गया dx/dt। अब हम लोग क्या करते हैं, dy/dx जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt मतलब cos t बाय dx/dt मतलब cos² t/sin t। ये sin t हमारा ऊपर चला जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10t। तो dy/dx जो है हमारा वो आ गया 10t।
टी। हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स टेन टी। यहाँ से हम लोग चेन रूल लगा देते हैं, इसको लिखते हैं डी बाई डी टी टेन टी इंटू डी एक्स बाय डी टी बाय डी एक्स। ये हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी बाय डी एक्स सेक स्क्वायर टी। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है हमारा ये आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। डी टी बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा यहाँ से साइन टी बाय कॉस स्क्वायर टी, साइन टी बाय कॉस स्क्वायर टी। मतलब ये हो जाएगा हमारा सेक टू दी पावर 4 टी इंटू साइन टी। ये डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हमारा आ गया। ये निकालना है हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 मतलब रूट टू का पावर 4 इंटू 1 बाय रूट 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2√2। ये हो गया। हमको डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डी वाई बाई डी टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन टी। हमको डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जो है वो टी इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे निकालना है। ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4, इसका मतलब ये हो जाएगा -1 बाय रूट 2। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, हमको दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं कि ये सबसे पहले देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब ये a बिलोंग्स टू r के लिए a, इस रिलेशन में हो तो हम लोग बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट a, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, a, अगर इस रिलेशन में होगा, हम लोग ये क्वेश्चन में कह रहा है कि a, b अगर रिलेशन में होगा, अगर a लेस देन इक्वल्स टू b होगा, तो a, अगर रिलेशन में होगा, इसका मतलब a लेस देन इक्वल्स टू a होना चाहिए। ये क्या है, ये हमेशा ट्रू होता है, कोई भी नंबर खुद के इक्वल हमेशा होता है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या जानते हैं हम लोग कि a, b अगर इस रिलेशन में है तो b, a भी इस रिलेशन में होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब होगा कि a लेस देन इक्वल्स टू b होगा। a लेस देन इक्वल्स टू, अगर a लेस देन b इक्वल्स टू b है तो b लेस देन इक्वल्स टू a ये नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बट 3 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब दिखलाना है कि ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा कि a लेस देन इक्वल्स टू b एंड b लेस देन इक्वल्स टू c। a लेस देन इक्वल्स टू b है और b लेस देन इक्वल्स टू c है, इसका मतलब a लेस देन इक्वल्स टू c होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू R। a कॉमा सी उस रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसमें और में कह रहा है कि एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 1 प्रूफ करते हैं फॉर 1 1। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, मतलब नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करें तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इसमें से और इसमें से हम लोग x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 होगा, सिंस x1 प्लस x2 प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x2 प्लस 1 0 नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 जो है वो क्या है, हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका मतलब जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन होगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये दिखलाना है कि ये ऑन टू नहीं है। अगर हम लोग कैलकुलेट करें फॉर ऑन टू, हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मतलब 7। एफ ऑफ 3 आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 13। इसी तरीके से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे हमारा रेंज जो आ रहा है, रेंज है वो क्या है हमारा 3 7 13 ये सब आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इस रेंज में 1 2 नहीं है, फिर 3 और 7 के बीच में 4 5 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। ये कह रहा है क्या कि जब इसका रेंज अगर s है तो एफ एन से s में इसका इन्वर्स निकालना है। तो अगर एफ एन रेंज इसका s हो जाएगा तो ये ऑन टू हो जाएगा। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई बाय 2a 2 मतलब ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4y
-3/2 ये आ गया। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल्स टू √4y -3 -1/2 और आ रहा है हमारा -1 √4y -3/2। ये जो है हमारा यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे x जो है हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर कभी नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा इन्वर्स जो है इसका ये हो जाएगा f इन्वर्स x इक्वल्स टू √4x -3 -1/2। ये हमारा इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू √3x - 2 which is parallel to the line 4x - 2y + 5 equals to 0. Also write the equation of normal to the curve at the point of contact. हम कर्व y इक्वल्स टू √3x - 2 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जहाँ पे जो लाइन 4x - 2y + 5 के पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि किस dy/dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx जो है वो हमारा आ जाएगा 1/2√3x - 2 इंटू 3। ये आ गया हमारा dy/dx। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कह रहा है क्या, ये जो है टेंजेंट जो है वो लाइन 4x - 2y + 5 के 5 इक्वल्स टू 0 की पैरेलल होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल तब होता है जब दोनों का स्लोप क्या हो, इक्वल हो। स्लोप इक्वल हो तो इस लाइन और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दोनों इक्वल होगा। इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, इस लाइन का स्लोप ये जो होगा इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। इस लाइन का स्लोप आएगा हमारा -4/-2। इसका मतलब क्या होगा कि 3/2 इंटू √3x - 2 जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए 2 के। इसका मतलब √3x - 2 जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए 3/4 के। इसका मतलब 3x - 2 जो है वो हमारा 9/16 के इक्वल होना चाहिए, 16 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 3x जो है वो है हमारा 9/16 + 2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 3x जो है वो हमारा आ जाएगा 9 + 32/16। ये आ जाएगा हमारा 41/16। मतलब x जो है वो हमारा आ जाएगा 41/48। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 41/48। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू जो है वो हमारा आ जाएगा √3 × 41/48 - 2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × -48 × 296/48। ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 27/48। कैंसिल करें ये आ जाएगा हमारा 3/4। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 41/16,
3/4। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हो जाएगा y माइनस y1 मतलब 3/4 इक्वल्स टू m। यहाँ पे स्लोप हमारा क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 41/16। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो -1/2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आ जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 मतलब 3/4 इक्वल्स टू y माइनस y1 इंटू m1 मतलब m माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 41/16। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ये है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है हमारा x इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड कर देते हैं। तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं डी वाई बाय एक्स। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा हमारा x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं तो x हमारा बाहर आएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा d, इसको इधर ले आते हैं तो d वाई बाय एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारा 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c। यहाँ पे गिवन है कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स y जो है वो हमारा 0 है, टेन इनवर्स 0 बाई 1 इक्वल्स टू लॉग मॉड 1 प्लस c। तो यहाँ से हमारा c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे log 1 0 और टेन इनवर्स 0 0। हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड x। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इस और में एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू लिख देते हैं 4x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं।
ये आ जाएगा हमारा dy बाय dx प्लस 2x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा e टू दी पावर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2x के इक्वल होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा e टू दी पावर log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 4x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्यूब बाई 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्यूब बाय 3। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द लाइन्स 1 माइनस एक्स बाई 3 7y माइनस 14 बाई लेमडा इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2 एंड 7 माइनस 7x बाई 3 लेमडा इक्वल्स टू y माइनस 5 बाई 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z बाई 5 आर एट राइट एंगल। कारण हमको लेमडा का वैल्यू निकालिए जिससे ये दोनों लाइन जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं क्या कि दो लाइन, अगर कोई लाइन L1, ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन x माइनस x1 बाई a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c1 है। और दूसरा लाइन हमारा है x माइनस x2 बाय a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 बाय b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 बाय c2। ये हमारा कोई दूसरा लाइन है। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तब होता है जब L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। इफ ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 है। ये 0 होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 बाय लेमडा बाई 7 इक्वल्स टू हो जाएगा z माइनस 3 बाय 2। दूसरा लाइन जो है इसको अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा क्या, x माइनस 1 बाय 3 लेमडा बाय माइनस 7 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा y माइनस 5 बाई 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z माइनस 6 बाय माइनस 5। तो ये आएगा हमारा।
ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या, फॉर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा -3 इंटू -3 लेमडा बाय 7 प्लस लेमडा बाय 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारा 9 लेमडा बाय 7 प्लस लेमडा बाय 7 -10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होगा 10 लेमडा बाय 7 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू हमारा 7 आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू अगर 7 होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है और कि नहीं, ये पूछ रहा है हमसे। हम लोग चेक करते हैं। तो अगर लेमडा इक्वल्स टू 7 होगा तो लाइन का इक्वेशन हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन बाय -3 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई 1, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू z माइनस 3 बाय 2। और दूसरा लाइन जो है L2, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन बाय -3, x माइनस वन बाय -3, y माइनस 1 बाय y माइनस 5 बाई 1, और यहाँ पे z माइनस 6 इक्वल्स टू z माइनस 6 बाय आ जाएगा हमारा -5। तो हमको चेक करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इतना इक्वल्स टू मान लेते हैं लेमडा, और इतना इक्वल्स टू म्यू मान लेते हैं। तो L1 पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन L1। ये जो हो जाएगा हमारा, ये होगा -3 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 3, ये आ जाएगा। और ये जनरल पॉइंट जो है हमारा L2 पे, जनरल पॉइंट जो है L2 पे क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा -3 म्यू प्लस 1 और म्यू प्लस 5 -5 म्यू प्लस 6, ये आएगा। ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा -3 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू -3 म्यू प्लस 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा लेमडा इक्वल्स टू म्यू। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग इक्वेट करें, लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू म्यू प्लस 5। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा म्यू प्लस 3। इस दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करें तो ये आ जाएगा हमारा 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू -5 म्यू प्लस 6। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 लेमडा इक्वल्स टू -5 म्यू प्लस 3, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर लेमडा इक्वल्स टू म्यू यहाँ पे पुट करते हैं, लेमडा इक्वल्स टू म्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं, लेमडा इक्वल्स टू म्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 म्यू इक्वल्स टू -5 म्यू इक्वल्स टू 3। इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू हमारा 7 म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 3। इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू होगा 3/7। तो लेमडा और म्यू दोनों इक्वल है, तो लेमडा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 3/7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू म्यू प्लस 3 है। यहाँ पे अगर हम लोग लेमडा इक्वल्स टू म्यू पुट करते हैं तो म्यू इक्वल्स टू म्यू प्लस 3 आ जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट
ट्रू, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। कह रहा है क्या कि एक स्फीयर के अंदर एक स्फीयर के अंदर एक राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब्ड है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर है, और ये इसमें हम लोग मान लेते हैं ये हमारा कोई कोन, इसमें कोई कोन इंस्क्राइब्ड है, ये हमारा कोन है। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्फीयर का सेंटर O है, ये हमारा A है, ये B है और ये C है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ पे OA इक्वल्स टू OC जो होगा वो हमारा क्या होगा, R। स्फीयर का रेडियस, ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये थीटा है। ये मान लेते हैं हमारा ABC, ये मान लेते हैं ये हमारा D है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल OCD, इस ट्रायंगल OCD में cos थीटा इक्वल्स टू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस CD बाय OC मतलब R, इसका मतलब हमारा CD जो है वो आ गया R cos थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब OD बाय R। यहाँ से हमारा OD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R साइन थीटा। तो AD जो है हमारा यहाँ पे एल्टीट्यूड, वो क्या हो जाएगा, ये OA प्लस OD, इसका मतलब ये आ जाएगा R प्लस R साइन थीटा। हम लोग जानते हैं क्या कि राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है V, वो क्या होता है 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो V इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, π/3 r², R हमारा क्या है CD क्या है R cos थीटा, ये हो जाएगा r² cos² थीटा इंटू ये हमारा क्या है h आ गया AD R प्लस R साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, π/3 R कॉमन निकाल लेंगे, r³ इंटू हो जाएगा cos² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब dV/d थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा π/3 r³ इंटू cos² थीटा का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, तो cos यहाँ पे cos³ थीटा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन को छोड़ देते हैं, cos² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए dV/d थीटा जो होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा
इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो कॉस थीटा इंटू हमारा क्या बच जाएगा, -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा हमारा यहाँ पे 0 होगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा अगर 0 होगा तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। इसका मतलब कॉस थीटा यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये 0 होगा हमारा। -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। इसका अगर हम लोग फैक्टर करें, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारा 3 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉमन हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 3 साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब हमारा 3 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे जो है इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 आ गया। यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 0 नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कभी नहीं हो सकता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा 1/3 होगा। साइन थीटा अगर 1/3 होगा तो हमारा h निकालना है हमको, AD जो एल्टीट्यूड है ये क्या है हमारा, ये है हमारा r प्लस आर साइन थीटा। तो r प्लस आर इंटू 1/3। इसका मतलब ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4r/3 प्रूव्ड हो गया हमारा। आगे कहा है क्या कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो वी मैक्स जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कॉस है, कॉस साइन थीटा इक्वल्स टू अगर 1/3 होगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, √1 माइनस 1 स्क्वायर 9, मतलब ये हो जाएगा 2√2/3। तो भी मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 r³ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा 8/9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8/9 इंटू साइन थीटा, मतलब 1/3। ये हमारा आ गया π/3 r³ इंटू 8/9 इंटू 4/3। सिंप्लीफाई कर दें, हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 32 πr³/81। ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में 2 क्वेश्चन था, एक और में था, और वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इन्वर्स निकालना है। इसका जो 25 क्वेश्चन है वो इन्वर्स निकालने वाला क्वेश्चन था, जो हम लोग 2020 में भी डिस्कशन कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या,
हम लोग जानते हैं क्या, ए इक्वल्स टू ए इंटू आई होता है, या आई इंटू ए हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए इंटू ए आई होता है। यहाँ से क्या लिखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है -1 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा वो 1 0 1 0 1 0 0 0 1 होगा। यहाँ पे हमको क्या करना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। R2 और R1 को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 1 2 3 -1 1 2 3 1 1 इक्वल्स टू ए इंटू आ जाएगा हमारा 0 1 0 1 0, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 0 1 0 0 और 0 0 1 ये आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि R2 से R2 प्लस R1 कर देते हैं, एंड R3 से R3 -3 R1 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, ये 0 हो जाएगा, R1 प्लस R2 कर रहे हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हमारा R3 -3 R1 है, यहाँ पे हमारा -5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा -8 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए इंटू क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0, और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा 0 आएगा। यहाँ पे कर रहे हैं R3 -3 R1, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, -3 R1 मतलब -3 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 से R1 माइनस 2/3 इंटू R2, एंड R3 से करते हैं हम लोग, R3 से करते हैं 1/3, सॉरी R3 प्लस 5/3 इंटू R2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा यहाँ से R1 - 2/3, यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3 माइनस ये आ जाएगा 10/3, 3 - 10/3 मतलब ये आएगा -1/3। अब यहाँ पे जो है 0 3 और ये 5 ही रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कर रहे हैं क्या 5/3 मतलब 25/3, तो -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या है हमारा ए इंटू आ जाएगा 0 0 - 2/3, तो ये आ जाएगा -2/3 1
1 माइनस 2/3 मतलब 1/3। यहाँ से आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 0 ही होगा, ये होगा 1 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/3, और यहाँ से कर रहे हैं 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, -4/3, और यहाँ पे होगा हमारा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि R1 से R1 माइनस R3 कर देते हैं, R1 से R1 माइनस R3 कर देते हैं, और क्या करते हैं कि R2 से 1/3 R2 कर देते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 माइनस R3, मतलब ये 1 होगा, ये 0 होगा, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, और ये 5/3 होगा, ये 0 0 माइनस 1/3 इक्वल्स टू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, R1 माइनस R3 कर रहे हैं, R1 माइनस R3 मतलब -7/3, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3, और ये होगा -1, यहाँ पे 1/3 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 माइनस 4/3 और ये 1 आएगा, यहाँ पे हमारा a है। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं कि R2 से R2 प्लस 5R3 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, और हम लोग एक ही बार में क्या करते हैं, R3 से -3R3 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 0 1, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -7/3 5/3, ये -1, और ये क्या है, हम लोग कर रहे हैं क्या, R2 प्लस 5R3 मतलब 5R3 मतलब 26/3, और यहाँ से 5R3 -20 मतलब 19/3, और यहाँ से 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई कर दें रो 3 में, ये आ जाएगा -5 और ये 4 और ये -3, तो a इंटू ये आ गया, मतलब हमारा ये जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स A इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A इंटू A इन्वर्स इक्वल्स टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स जो है हमारा इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स ABC. The first operator A produces 1% of defective items, whereas the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is on the job 50% of the time, B on the job 30% of the time, and C on the job 20% of time. All the items are put into one stockpile, and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by A? कह रहा है क्या कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 ऑपरेटर है ABC, A 1% डिफेक्टिव, B और C 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है। A 50% ऑफ टाइम जो है मशीन पे रहता है और B जो है 30% और C
20%। करा क्या कि सारे आइटम को एक स्टॉक पाइल में हम लोग स्टॉक करते हैं, उसके बाद एक आइटम निकालते हैं तो वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए के द्वारा बनाया गया है, प्रोड्यूस्ड बाय ए। हम लोग क्या करते हैं इसमें, मान लेते हैं क्या, लेट E1 जो है वो हमारा क्या है, E1 एक इवेंट है। ये इवेंट क्या है, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, और E2 जो इवेंट है वो हमारा क्या है कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी, और E3 जो है वो है हमारा आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और हम लोग मान लेते हैं डी जो है वो क्या है, डिफेक्टिव आइटम। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी आइटम जो हम लोग निकालते हैं वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए के द्वारा प्रोड्यूस्ड है। तो हमको प्रोबेबिलिटी E1 बाय डी निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन डी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय E1 बाय, यहाँ से इसमें हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिफेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई E3, ये आएगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये है हमारा 50%। 50% इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो क्या है हमारा, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30% ऑफ द टाइम। 30% मतलब ये हो जाएगा हमारा 30/100, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो हमारा आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अगर हम लोग निकालें ये क्या है 20%। 20% इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5, ये आ गया। अब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी डी बाय डिफेक्टिव बाय E1 यहाँ पे है, ये जो है 1% डिफेक्टिव करता है, तो ये हो जाएगा 1%, मतलब ये हो जाएगा 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई E2 जो है वो क्या है, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये है 5%। 5% मतलब 1/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई E3 ये जो है ये कितना है 7%, मतलब ये आ जाएगा हमारा 7/100। ये सारा वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई डी जो है ये हमारा आ जाएगा 5/34। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/34। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन है। मान लेते हैं इसमें कोई पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए है,
ये कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये कोई पॉइंट डी है। हम लोग मान लेते हैं डी का पोजीशन वेक्टर आर है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो है एडी वेक्टर, एडी वेक्टर, एबी वेक्टर, बीसी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये तीनों कोप्लेनर है। इसका मतलब क्या होगा कि एडी वेक्टर डॉट एबी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एडी वेक्टर यहाँ से हमारा क्या आएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट ए बी वेक्टर हमारा क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा होगा ए बी वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और क्रॉस बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ये हमारा इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये पॉइंट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप माइनस k कैप, ये डॉट, यहाँ से हम लोग b माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर a निकालेंगे। 3 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारा i कैप, 4 माइनस 2 प्लस 2j कैप, 2 प्लस 1 मतलब 3k कैप, ये आ गया हमारा वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस c माइनस वेक्टर b 7 माइनस 3 4i कैप, 4i कैप 0 माइनस 4j कैप, और यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 2 मतलब प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई जे के, ये आ जाएगा 1 2 3 और 4 माइनस 4 4, ये आ जाएगा, ये आएगा हमारा आई कैप इंटू 8 प्लस 12 माइनस जे कैप इंटू 4 माइनस 12 प्लस के कैप इंटू, ये आ जाएगा -4 माइनस 8, इसका मतलब ये हो जाएगा 20i कैप माइनस माइनस प्लस 8j कैप, और ये हो जाएगा हमारा -12k कैप। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन जो है वो आ जाएगा वेक्टर r माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट 20i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ जाएगा वेक्टर r डॉट 20i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 40, 20 इंटू
240 प्लस 16 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आ गया क्या, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आर डॉट 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 68। ये हमारा इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसका कार्टेशियन इक्वेशन अगर निकालना है तो आर की जगह पे हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 20x प्लस 8y माइनस 12z इक्वल्स टू 68। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन और ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। और क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू also find the vector equation of plane passing through the point 431 and parallel to the plane of the endeavor। कह रहा है इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट 431 से पास करता है। तो हम लोग जानते हैं किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जो होता है, लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्या, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वन। प्लेन वन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 20x प्लस 8y माइनस 12z इक्वल्स टू लेमडा। अब कह रहा है कि ये इस 431 से पास कर रहा है तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 1 इक्वल्स टू लेमडा। इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा 80 प्लस 24 माइनस 12। 84 प्लस 24 माइनस 12 मतलब 12 और 80 मतलब 92। तो ये हमारा इक्वेशन जो होगा वो आ जाएगा 20x प्लस 8y माइनस 12z इक्वल्स टू 92। ये हमारा आंसर आ गया इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन। और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन वेक्टर r इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप and the point -1 3 -4। also find the length of perpendicular drawn from the point 2, 1, 4 to the plane thus obtained। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये हमारा ये कोई प्लेन है हमारा, इसमें कोई लाइन है, ये हमारा गिवन लाइन है, ये कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है ये है हमारा 1,1 और ये वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये लाइन इस प्लेन में है और क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये पॉइंट कोई बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 3 -4। तो यहाँ पे क्या है कि क्या बोल रहे हैं, इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे जो है 1,1 क्या 1,1,0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे जो ए बी लाइन है वो और ये लाइन दोनों क्या है इस प्लेन में है। इसका मतलब इसका जो इस ए बी वेक्टर ए बी और अगर मान ले हम ये पॉइंट सी है तो ए सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल के अलोंग होगा। तो इस
प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब -2i -1 -2i, 3 -1 मतलब 2j -4k हो जाएगा। और ये जो ए सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन रेशियो, ये जो ए सी लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो i + 2j -k है। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा, हम लोग का नॉर्मल जो है वो एक ये ए बी क्रॉस ए सी के अलॉन्ग होगा। ये हम लोग निकाल लेते हैं i + j + k -2 2 -4 1 2 -1। तो ये क्या आएगा हमारा i इंटू -2 + 8 -j इंटू 2 + 4 प्लस k इंटू -4 -2। ये आ जाएगा हमारा 6i -6j -6k। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1 -1 और -1। ये इस प्लेन की नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। कह रहा है कि ये पॉइंट -1 से पास कर रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x - y - z = p मान लेते हैं। कह रहा है क्या कि ये पॉइंट -4 से पास कर रहा है, मतलब -1 -3 + 4 हो जाएगा =p। ये आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज p = 0। तो ये जो है हमारा इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन x - y - z = p। ये हमारा इस प्लेन का इक्वेशन होगा। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा वेक्टर r डॉट i - j -k = 0। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन होगा। अब क्या है, कह रहा है क्या कि इस प्लेन का पॉइंट 2, 1, 4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं कि ये कोई फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं कि ये कोई प्लेन है, ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। इस प्लेन से इस पॉइंट से इस प्लेन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं m, इस प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 है। तो यहाँ पे जो pm डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है mod ax1 + by1 + cz1 + d बाय √a² + b² + c²। इस फॉर्मूला में यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन x - y - z दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस = 2, 1, 4 से निकालना है। ये हो जाएगा 2 - 1 - 4 का मॉड बाय √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब √3, मतलब ये आ जाएगा हमारा 2 - 5 मतलब √3 आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन का यूज करके। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं इस पॉइंट को, मान लेते हैं ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है। क्या करते हैं हम लोग,
मान लेते हैं क्या, ये 2 4 6, ये मान लेते हैं हमारा 2, ये मान लेते हैं 4 और ये मान लेते हैं हमारा 6 है। यहाँ पे 5 7 2 5 7, ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं 5 है और ये हमारा 7 है। तो यहाँ पे 2,5 जो है ये हमारा ये होगा, 4,7 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और 6,2 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये हमारा ट्रायंगल आएगा। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं क्या है, ये जो है हमारा ये पॉइंट ए है 2,5, ये हमारा 2,5 है और बी है 4,7, ये हमारा बी 4,7 और ये हमारा सी 6,2 है। तो हमको ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 5 बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 5 टू 4 माइनस 2 2, ये x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू होगा हमारा x प्लस 3। इक्वेशन ऑफ BC जो है, BC हमारा क्या हो जाएगा, BC का इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस 7 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 बाई 4 माइनस 6, 7 माइनस 2 बाई 4 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4। ये आ जाएगा हमारा y माइनस 7 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5 4 माइनस 5 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2 इंटू एक्स और ये हो जाएगा हमारा प्लस 10 प्लस 17, ये आ जाएगा। अब क्या है, हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ AC का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 बाई 2 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। ये आ जाएगा हमारा y माइनस 5 इक्वल्स टू 3 बाई माइनस 3 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 2। इसका मतलब y इक्वल्स टू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3 बाई 4 एक्स और ये होगा हमारा माइनस 3 बाई 2 प्लस 5, तो माइनस 3 बाई 4 एक्स प्लस 3 बाई 2 प्लस 5, ये आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ये, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया BA, इसको मान लेते हैं ये D है, एरिया BADB प्लस एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा DCBD। यहाँ पे क्या है, ये एरिया BADB, ये वाला जो एरिया है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4, 2 से 4 इक्वेशन ऑफ AB माइनस इक्वेशन ऑफ ये।
अपर माइनस लोअर। यहाँ पे ए बी का इक्वेशन है x+3, ये हो जाएगा x+3 माइनस आएगा AC, AC हमारा क्या है ये, तो ये हो जाएगा +3/4x +3/4x, और ये हमारा आ जाएगा -13/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या 4 to 6, यहाँ पे BC अपर है और AC लोअर, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं BC -5/2x +17 और माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 3/4x -13/2 इंटू dx। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 to 4 7x/4 माइनस 7/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6, ये आ जाएगा हमारा -7/4x और ये 34 माइनस 10 23 34 17 34 34 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 34 माइनस 13 34 13, ये हो जाएगा 1, ये 2 -21/2 इंटू dx। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 7x²/8 माइनस 7/2 इंटू x 2 to 4 प्लस ये आ जाएगा हमारा -7/4x² मतलब 7/8 माइनस 21/2 इंटू x 4 to 6। यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और में है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एबव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्किल x² + y² = 8x एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे जो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है हमारा सर्किल का इक्वेशन x² + y² = 8x। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें x² - 8x प्लस हम लोग लिख सकते हैं 16 -16 कर देते हैं प्लस y² = 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² = 16। तो यहाँ पे सेंटर जो है सर्किल का सेंटर वो आ जाएगा हमारा 4,0 और इसका रेडियस जो है रेडियस होगा 4। हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ये जो सर्किल होगा वो सर्किल हमारा, ये जो सर्किल आएगा वो आएगा हमारा, इसका सेंटर 4,0 है, ये हमारा सर्किल हो जाएगा जिसका सेंटर 4,0 है। कह रहा है ये पैराबोला है y² = 4x। हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये क्या है हमारा पैराबोला मान लेते हैं क्या है कि ये पैराबोला होगा, ये y² = 4x का ग्राफ हो गया। और ये सर्किल, हम लोग सर्किल और पैराबोला ये पॉइंट निकाल लेते हैं।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड पैराबोला। सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 8x। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हमारा आएगा 0 या 4। तो x इक्वल्स टू 0 और 4। तो क्या है कि हमको इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये हमारा 4 है, हमको ये वाला एरिया निकालना है। Find the area of the region lying above x-axis and included between circle and inside of the parabola। तो ये वाला हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला एरिया प्लस ये एरिया होगा। तो ये वाला जो एरिया है, एरिया हमारा यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 4। ये पैराबोला से यहाँ से आ जाएगा √4x dx प्लस इंटीग्रेशन, ये हमारा ये पॉइंट क्या होगा हमारा 8,0, यहाँ से 4 to 8। यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से y हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब y जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो होगा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 to 4 2 इंटू रूट अंडर x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8 और इसको हम लोग अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखें, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा क्या 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 0 to 4 प्लस ये जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारा इस टाइप का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा x/2 मतलब x माइनस 4/2 इंटू रूट अंडर 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 4/a मतलब हो जाएगा 4। ये 4 to 16 लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन एंड 10 सेमी स्किल्ड मैन एंड मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ एन आर्टिकल। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 5 स्किल्ड मैन और 10 सेमी स्किल्ड मैन को एम्प्लॉय करता है और 2 मॉडल ए और बी क्या करता है का आर्टिकल वो बनाता है। कह रहा है क्या, द मेकिंग ऑफ 1 आइटम ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 2 आवर्स वर्क बाय स्किल्ड मैन एंड 2 आवर्स वर्क बाय सेमी स्किल्ड मैन। कह रहा है कि अगर एक आइटम आर्टिकल ए का बनाता है तो उसमें 2 आवर्स स्किल्ड मैन और 2 आवर सेमी स्किल्ड मैन को काम करना पड़ता है। कह रहा है 1 आइटम ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 1 आवर वर्क बाय स्किल्ड मैन एंड 3 आवर्स बाय सेमी स्किल्ड मैन। और आइटम बी का अगर 1 आर्टिकल बनाता है तो 8 आवर्स स्किल्ड मैन को और 3 आवर्स सेमी स्किल्ड मैन को देना होता है। तब कह रहा है कि नो मैन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर देन 8 आवर्स। कोई भी आदमी कह रहा है कि 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है पर डे। कह रहा द मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट ऑन एन आइटम ऑफ मॉडल ए पे 15 रुपया और मॉडल बी पे 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच मॉडल शुड बी मेड पर डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट। तो डेली प्रॉफिट के लिए हमको कितना आर्टिकल ए और बी का बनाना होगा। इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करना है और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। क्या है, कह रहा है क्या कि 2 आइटम है ए और बी। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्किल्ड मैन और ये है हमारा सेमी स्किल्ड मैन। सेमी स्किल्ड मैन कह रहा है क्या कि प्रोडक्ट ए का एक आइटम बनाने में हमको कितना कह रहा है कि 2 आवर स्किल्ड मैन और 2 आवर सेमी स्किल्ड मैन को लगता है। प्रोडक्ट बी में कह रहा है कि 1 आवर जो है वो हमारा स्किल्ड मैन का और 3 आवर सेमी स्किल्ड मैन का लग रहा है। अब क्या है, कह रहा है क्या कि प्रॉफिट एक आइटम पे जो प्रॉफिट है एक आइटम पे वो 15 रुपया और बी में जो है वो हमारा कितना है 10 रुपया। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं लेट इसका x और इसका y आर्टिकल हम लोग बनाते हैं पर डे। तो कह रहा है क्या कि मैक्सिमम, हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को 15x प्लस 10y। अब हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक आर्टिकल के लिए 2 आवर सेमी स्किल्ड, एक आर्टिकल के लिए तो 2x आर्टिकल के लिए 2x आवर सेमी स्किल्ड मैन और y का एक आर्टिकल बनाने में 1 आवर लगता है सेमी स्किल्ड, तो y ये हमारा हो जाएगा y। ये जो है लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारे पास 5 स्किल्ड मैन है और एक जो है वो 8 आवर काम कर सकता है एक दिन में। तो 5 जो है वो कितना करेगा 5 × 8। ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया। दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 2x प्लस सेमी स्किल्ड के लिए 3y। ये जो है हमारा लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सेमी स्किल्ड वर्कर जो है वो हमारे पास कितना है 10 और ये एक दिन में 8 आवर्स वर्क कर सकता है
ये कितना हो जाएगा 10 × 8 ये हो गया। और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जो है वो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ये 2x + y = 40 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/20 + y/40 = 1। सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, 2x + 3y = हो जाएगा हमारा 80। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा x/40 + y/80/3 = 1। इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा y एक्सिस है और ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है, ये मान लेते हैं हमारा, ये जो लाइन है ये लाइन हमारा क्या है, x/20 = y/40। ये पॉइंट जो होगा हमारा ये है 20, 0 और ये है हमारा 0, 40। दूसरा जो लाइन है वो x = 40 और 80/3। ये दूसरा लाइन जो होगा वो हमारा इस टाइप का होगा, ये लाइन होगा। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 80/3 और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 40, 0। ये लाइन हो गया हमारा क्या, 2x + y = 40 और ये लाइन है हमारा 2x + 3y = 80। अब क्या है कि हमको यहाँ से क्या करना है कि फिजिबल रीजन निकालना है। यहाँ पे क्या है 2x + y < 40, मतलब इस लाइन के नीचे वाला पार्ट और इस लाइन के भी नीचे वाला पार्ट, मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये रीजन आएगा। ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये OA, ये हमारा B है और ये C है। यहाँ पे हमको पॉइंट B निकालना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 - y जो है वो हमारा 2y बच जाएगा और 80 - 40 मतलब 40 हो जाएगा। तो y = हमारा 20 आ जाएगा, y = 20 आ जाएगा। y = 20 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से 2x + 20 = आ जाएगा हमारा 40। ये हो जाएगा हमारा x यहाँ से क्या 10। तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 10, 20। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कॉर्नर पॉइंट का। कॉर्नर पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होगा हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला तो ये ओरिजिन 0, 0। दूसरा नंबर है हमारा 20, 0। उसके बाद है हमारा 10, 20। उसके बाद है हमारा एक पॉइंट है हमारा 0, 80/3 ये आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू 15,
15 इंटू 20 मतलब ये हो जाएगा 30, 300 और 10,20 तो 15 इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 20, 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20 ये हो जाएगा 350 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 इंटू 80/3 मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या 800/3 800/3 1.66। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है हमारा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया 350। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वो आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट वो है 350 एट x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 20। ये हमारा आंसर आ गया।